जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कमल इलेक्ट्रिकल्स में। दोस्तों, आज इस क्लास में हम ITI फर्स्ट ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि सभी ट्रेड के लिए एक कॉमन सब्जेक्ट है, निम्न पर आधारित 350 क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। अगर आप इस क्लास की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। एक बाइट बराबर, हमें बताना है कि एक बाइट बराबर क्या होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिट्स। जो एक बाइट होता है वह हमेशा 8 बिट्स के बराबर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं। एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। जो एक कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। जो कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर होता है उसे जो है हम छू सकते हैं, और जो कंप्यूटर सिस्टम का सॉफ्टवेयर होता है उसे हम छू नहीं सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके संक्रमित करता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वायरस, विषाणु। मतलब यह है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में जो हमारी फाइल्स या प्रोग्राम होती है उन्हें जो संक्रमित करने का काम करता है वह वायरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वायरस, विषाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज का पता लगाने और एक्सेस करने में सक्षम बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, वेब ब्राउज़र। जो हमारा कंप्यूटर में इंटरनेट या हम किसी गूगल पर कोई वेबसाइट डालकर सर्च करते हैं तो वह हमारी वेब ब्राउज़र कहलाती है। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधियों को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साइबर क्राइम, साइबर अपराध। जो हमारा इंटरनेट होता है, अगर हम इंटरनेट के माध्यम से किसी भी चैनल या किसी भी चीज़ को हैक करते हैं, हैक करने की गतिविधि हमारी जो है साइबर क्राइम या साइबर अपराध के दायरे में आती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैला होता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैन। जो ये वैन होता है, वैन जो है हमेशा नेशनल और वैश्विक क्षेत्र में यूज़ होता है। मतलब जो है ये वैन होता है यह हमें हमेशा अधिक दूरी के लिए यूज़ होता है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कि वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, CPU में होते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। जो CPU होता है वह कंट्रोल यूनिट और ALU से मिलकर बना होता है। कंट्रोल यूनिट की शॉर्ट फॉर्म होती है CU, और जो ALU की फुल फॉर्म होती है वह होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जो हमारा CPU बना होता है वह कंट्रोल यूनिट और ALU से मिलकर बना हुआ होता है CPU। अगला क्वेश्चन है, CPU के लिए खड़ा है, इंग्लिश में है CPU स्टैंड फॉर। हमें इस क्वेश्चन में जो है CPU की फुल फॉर्म बतानी है। जो CPU की फुल फॉर्म होती है वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम दूरी के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करना चाहिए। कम दूरी के लिए हम हमेशा लैन का उपयोग करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए लैन। लैन की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है। लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क। कम दूरी के लिए हम हमेशा लैन का उपयोग करते हैं और वैन का उपयोग जो हम नेशनल या ग्लोबल स्तर पर वैन का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होता है, ईमेल में आप प्राप्तकर्ता ईमेल पता कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की प्रति भेजना चाहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वी सीसी। मतलब जो हमारा सीसी होता है, जब हम ईमेल करते हैं, ईमेल में हमें किसी को कार्बन कॉपी या फोटोस्टेट भेजनी है तो हम उसे सीसी में भेजते हैं। सीसी की फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी। ईमेल में हम जो है एक बीसीसी की का भी यूज करते हैं। ईमेल में बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक पंक्ति और कॉलम के प्रतिच्छेदन को ए सेल कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। मतलब जो हमारा एक्सेल होता है, एक्सेल में जो रो एंड कॉलम होते हैं, मतलब एक्सेल में जो पंक्ति और कॉलम होते हैं उनमें प्रतिच्छेदन को हम सेल कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेल। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क बुक। जो हमारा एमएस एक्सेल होता है, एमएस एक्सेल में शीट के संग्रह को या कलेक्शन को हम वर्क बुक कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्क बुक। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल में एक फॉर्मूला डालने के लिए हमें एक ऑपरेटर के साथ प्रविष्टि शुरू करनी चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बराबर। मतलब जो हमारा एमएस एक्सेल में फॉर्मूला डालने के लिए हमें जो ऑपरेटर यूज करना है वो बराबर के बराबर होता है। मतलब जो हमें इसमें जो यूज करना है वह बराबर यूज करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन समर्थित नहीं है। इंग्लिश में है, इन एमएस पेंट विच एक्सटेंशन इज़ नॉट सपोर्टेड। एमएस पेंट में जो है हमेशा .doc यूज़ नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी .doc। एमएस पेंट में जो एक्सटेंशन सपोर्ट नहीं होता वह हमारा .doc कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट को लंबाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पोर्ट्रेट। ऑप्शन नंबर सी है इसका पोर्ट्रेट। मतलब जो हमारा ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की लंबाई के हिसाब से जो प्रिंट किया जाता है वह हमारा पोर्ट्रेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट की चौड़ाई के हिसाब से प्रिंट किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी लैंडस्केप। हमारा जो ओरिएंटेशन में जो टेक्स्ट की चौड़ाई होती है उसे प्रिंट करने को हम जो है लैंडस्केप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों को संशोधित करके संक्रमित करता है कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वायरस। ये पिछले बार भी क्वेश्चन आ चुका है। मतलब जो हमारा कंप्यूटर में प्रोग्राम या फाइल्स होती है उन्हें जो संक्रमित करने का काम करता है वह वायरस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए .x1s, मतलब .x1s, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्प्रेडशीट एक्सटेंशन के साथ सहेजी जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेम पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर सी .x1s। हमारा अगला क्वेश्चन है, लैन का विस्तार है, द एक्सपेंशन ऑफ लैन इज़, मतलब हमें बताना है कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने आपको इसे बताया है कि लैन की फुल फॉर्म होती है लोकल एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का उपयोग जो है हम कम दूरी के नेटवर्क के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रैम का विस्तार है, द एक्सपेंशन ऑफ रैम इज़, हमें बताना है कि जो कंप्यूटर में रैम होती है, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोम का विस्तार है, द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज़, हमें बताना है कि जो कंप्यूटर में रोम होती है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रीड ओनली मेमोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, WAN का विस्तार है, मतलब हमें बताना है कि द एक्सपेंशन ऑफ वैन, हमें बताना है कि जो वैन होती है वैन की फुल फॉर्म क्या होती है। मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई है कि वैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। जो हमारा वैन होता है, वैन जो है ग्लोबल स्तर या नेशनल स्तर के नेटवर्क के लिए हम वैन का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, SMS भाषा में ASAP का क्या अर्थ है, मतलब हमें बताना है कि जो ASAP होती है SMS में ASAP की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी एज सून एज पॉसिबल। ASAP की फुल फॉर्म होती है एज सून एज पॉसिबल। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए Ctrl+C। अगर हमें कंप्यूटर में किसी फाइल्स या प्रोग्राम को कॉपी करना है, कॉपी करने के लिए जो हमारी शॉर्टकट कुंजी होगी वह हमारी Ctrl+C कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी Ctrl+X। मतलब हमें कंप्यूटर में किसी फाइल को कट करना है, कट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज़ होती है वह Ctrl+X कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सभी का चयन करें कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी Ctrl+A। अगर हमें सभी फाइल या प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी का उपयोग होगा वह कहलाएगी हमारी Ctrl+A। अगला क्वेश्चन है हमारा, पेस्ट कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+B। अगर हमें कंप्यूटर में प्रोग्राम या फाइल को पेस्ट करना है तो इसके लिए जो शॉर्टकट कुंजी यूज़ होगी वह हमारी Ctrl+B हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का सेल पता क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी D4।
मतलब जो हमारे कंप्यूटर में चौथी पंक्ति और चौथे स्तंभ का शेल होता है उसका जो एड्रेस कहलाता है वह हमारा D4 होता है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी D4। अगला क्वेश्चन है हमारा, विंडोज़ में नवनिर्मित फ़ोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी न्यू फ़ोल्डर, नया फ़ोल्डर। अगर हमें जो है विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बनाना है तो उसका जो डिफ़ॉल्ट का नाम होगा वह हमारा न्यू फ़ोल्डर कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, FYI SMS का विस्तार क्या है? हमें बताना है कि जो हमारा FYI होता है SMS में उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। FYI की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर योर इंफॉर्मेशंस। मतलब जो हमारा ये होता है FYI, इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी फॉर योर इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, सभी हटाई गई फाइलों को कहाँ संग्रहित किया जाएगा? इंग्लिश में है वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोरेड। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी रिसाइकल बिन। मतलब जो हम फ़ोन या कंप्यूटर में सब फाइलों को डिलीट करते हैं या गाने या किसी फ़ोटो को डिलीट करते हैं, जो डिलीट की हुई चीज़ें जाती हैं वह हमारी रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेलीफोन लाइन को पीसी से जोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए मोडेम। जो हमारा मोडेम होता है टेलीफोन में पीसी को जोड़ने के लिए हम उपयोग करते हैं। जो हमारा पीसी होता है, पीसी की फुल फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कॉपी कमांड के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी Ctrl+C। मतलब जो हम कंप्यूटर में कॉपी करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं वह Ctrl+C कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सूचना सुरक्षा का मत करो है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी किसी को भी पासवर्ड का खुलासा करें। हमारा अगला क्वेश्चन है साइबर अपराध कौन सा है? विच वन इज़ ए साइबर क्राइम। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ। मतलब जो हमारा साइबर क्राइम या साइबर अपराध होता है उसका मतलब होता है ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन जुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज़ के साथ आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। मतलब जो हमारी फाइल मैनेजमेंट टूल है उसमें जो विंडोज़ आती है वह हमारी विंडो एक्सप्लोरर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्च इंजन कौन सा है? विच वन इज़ ए सर्च इंजन। जो हमारा गूगल और याहू होता है यह एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी गूगल जो है एक प्रकार का सर्च इंजन है। आपको पता है कि हम गूगल पे विशेष तरह की जानकारियों को सर्च करते हैं। जहाँ पर हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं वह हमारा सर्च इंजन कहलाता है। याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। आप मुझे कमेंट में करके बताइए कि अगर आपको गूगल की फुल फॉर्म याद है तो मुझे आप कमेंट करके इसकी गूगल की फुल फॉर्म ज़रूर बताएं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सर्च इंजन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याहू। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो हम गूगल होता है, गूगल और याहू होता है यह एक प्रकार के सर्च इंजन होते हैं जहां पर हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को सर्च करते हैं।
अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फेसबुक। जो ऐप भी होती है, ऐप भी यह एक प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है। आपको पता है कि हम फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब जो है हमारी एक प्रकार की सोशल साइट या सोशल नेटवर्किंग साइट कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है वेब ब्राउज़र कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट एक्सप्लोरर। जो हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है यह एक प्रकार का वेब ब्राउज़र होता है। ऑप्शन नंबर ए में है फेसबुक। फेसबुक जो है एक प्रकार की सोशल साइट होती है या सोशल नेटवर्क होता है फेसबुक। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जॉयस्टिक। जो जॉयस्टिक होता है यह एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर में। जॉयस्टिक का उपयोग जो हम गेम खेलते समय प्रयोग करते हैं। गेम को खेलने के लिए हम जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सी दे रखा है मॉनिटर। मॉनिटर जो है एक प्रकार की आउटपुट युक्ति या डिवाइस है। प्रिंटर एक प्रकार की आउटपुट उपकरण है। स्पीकर भी जो है एक प्रकार का आउटपुट उपकरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है कंप्यूटर में। आपको पता है कि प्रिंटर जो है प्रिंट करने का काम करता है। ये जो माइक होता है, माइक जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। माउस भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। जो आउटपुट डिवाइस हो जाएगी वह हमारी हो जाएगी प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। विच वन इज़ नॉट ए स्टोरेज डिवाइस। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। प्रिंटर जो है एक प्रकार की स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। प्रिंटर जो है एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस होती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर। हमारा अगला क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग साइट्स का नुकसान कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैक एडिक्टिव। नशे की लत बनाओ। सोशल नेटवर्किंग होती है हमारी जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप। ये जो है एक प्रकार की सोशल साइट होती हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या फेसबुक का ज़्यादा हमें यूज करने पर हमें जो है नशे की लत या हम इसके एडिक्ट हो जाते हैं। मतलब इनकी हमें लत लग जाती है फेसबुक और इंस्टाग्राम की, अगर हम इन्हें ज़्यादा यूज़ करते हैं तो। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प किसी शब्द के पर्यायवाची को दर्शाता है जिसे हम एमएस वर्ड में टाइप करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थ्रेशर। हमारा अगला क्वेश्चन है आप एटीएम में 500 रुपये निकालते हैं। एटीएम मशीन 5000 रुपये देती है। निम्नलिखित में कौन सा नैतिक रूप से सही होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैं के कंप्लेंट शिकायत करे। मतलब यह है कि आप जो है एटीएम से 500 रुपये निकालने गए, आपको जो है एटीएम 5000 रुपये निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब होता है कि आपको शिकायत करनी है कि एटीएम से हमें 500 रुपये निकालने थे लेकिन यह 5000 रुपये निकालती है। तो इसका क्वेश्चन का मतलब हो जाएगा शिकायत करें। अब हम क्यों शिकायत करेंगे, जब 500 रुपये निकालने थे हमें 5000 निकाल लिया है तो हमारा तो फ़ायदा ही हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमें 500 रुपये निकालने हैं और 5000 रुपये निकाला है एटीएम, तो हमें क्या करनी होगी, शिकायत करनी होगी। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिकायत करें। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है काइज़ेन का अर्थ है। काइज़ेन मीन्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार।
ये जो काइजन शब्द होता है यह एक प्रकार का जापानी शब्द है। काइजन का जापानी शब्द में अर्थ होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, निरंतर सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्रुप डिस्कशन में दिए गए एक्सप्रेशन का सही संदर्भ चुनें। एक्सक्यूज़ मी, आई विल। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग, बाधा। जब ये दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं और इसमें तीसरा व्यक्ति आकर बोल देता है एक्सक्यूज़ मी, तो एक्सक्यूज़ मी का मतलब होता है कि आप इन दोनों में जो है बात करते समय बाधा डाल रहे हैं। मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरप्टिंग, बाधा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संचार जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचनाओं का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, गैर मौखिक संचार। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन या संचार होता है, संचार या कम्युनिकेशन हमारा दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन में हम जो है बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों को समझा पाते हैं। जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम बिना बोले अगर किसी को केवल इशारों में समझा पा रहे हैं तो वह हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या गैर मौखिक संचार में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। कमिटमेंट वह होती है जब हम किसी कार्य को करने में, मतलब हमें किसी कार्य को करना ही करना है और उसके लिए हम जो है प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हमें इस कार्य को करना ही करना है, तो वह हमारी कमिटमेंट या प्रतिबद्धता कहलाती है। जैसे कि आपने सलमान खान का डायलॉग सुना है कि जो अगर मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। तो इसी तरह से आप अगर किसी कार्य करने के लिए मतलब उसको करना ही करना है तो वह आपकी कमिटमेंट या प्रतिबद्धता कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण को कहा जाता है। सेम पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमिटमेंट या प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसएमएस का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ एसएमएस इज़। हमें बताना है कि एसएमएस की फुल फॉर्म क्या होती है। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है हमारी शॉर्ट मैसेज सर्विस, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एसएमएस की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला क्वेश्चन हमारा, स्मार्ट लक्ष्य के लिए एस का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक। जो ये स्मार्ट शब्द होता है, स्मार्ट, ये वाला स्मार्ट नहीं है, ये दूसरा वाला स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही स्मार्ट हो, ये दूसरा स्मार्ट होता है। स्मार्ट में एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब होता है मेजरेबल, ए का मतलब होता है अचीवमेंट, और ये आर का मतलब होता है रिलेवेंट, और टी का मतलब होता है हमारा टाइम बाउंड। जो स्मार्ट में एस का मतलब होता है वह स्पेसिफिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाव भाव नाखून काटना दिखाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वी, इनसिक्योरिटी या सुरक्षा। मतलब जब हम अपने नाखूनों को काटते हैं या हाथ पैर को इधर उधर चलाते हैं तो हम तब करते हैं जब हमें असुरक्षा महसूस होती है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इनसिक्योरिटी या सुरक्षा। अगला क्वेश्चन हमारा, हाव भाव तेज और सीधा चलना दिखाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मतलब जब हम तेज़ चलते हैं और सीधा चलते हैं, इसका मतलब है कि हम जब तेज़ या सीधे चलते हैं तो हम पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाव भाव ब्रिस्क, इरेक्ट, वॉक दिखाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। मतलब यह है कि ब्रिस्क,
इरेक्ट वॉक, इसका मतलब है कि तेज़ और सीधा चलना। तेज़ और सीधे हम तभी चलते हैं जब हमें अपने आप में कॉन्फिडेंस होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्म्स एंड लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। जो हमारे गोल्स होते हैं या लक्ष्य होते हैं वह दो तरह से वर्गीकृत या क्लासिफाइड किए गए हैं। लक्ष्य दो तरह के होते हैं हमारे, अल्पकालीन और दीर्घकालिक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य। जो गोल्स होते हैं वह शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य वाले होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आमने सामने संचार में शरीर की भाषा के लिए जिम्मेदार है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55%। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे शरीर का कितने % हिस्सा बातचीत में इन्वॉल्व या शामिल होता है। बोलते समय हमारे शरीर का 55% हिस्सा जो है शामिल होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55%। अगला क्वेश्चन हमारा, आंतरिक प्रेरणा है, इंटर्सिक मोटिवेशन, यानी कि जो हमारा आंतरिक मोटिवेशन होता है वह क्या होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय तक चलने वाला। जब हम आंतरिक रूप से मोटिवेट होते हैं तो वह हमारा कहलाता है लॉन्ग लास्टिंग या लंबे समय तक चलने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा, रेलवे या फ्लाइट की घोषणा सुनकर शिक्षक का व्याख्यान के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंप्रहेंसिव लिस्टनिंग, व्यापक सुनना। अगला क्वेश्चन है हमारा, केवल आनंद प्राप्त करने के लिए गाने सुनना के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्रिशिएटिव लिस्टनिंग, सराहनीय सुनना। मतलब यह है कि जब हम किसी सॉन्ग या वीडियो को केवल आनंद के लिए सुनते हैं, किसी गाने को या वीडियो को देखते हैं केवल आनंद के लिए, तो वह हमारा जो है सराहनीय सुनना मतलब अप्रिशिएटिव लिस्टनिंग में आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा में श्रेणियां हैं, मोटिवेशन इज कैटेगरीज इनटू। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रिंसिव एंड एक्सट्रिंसिव, यानी जो हमारा मोटिवेशन होता है वह दो तरह का होता है। एक तो हमारा जो है आंतरिक मोटिवेशन होता है, एक बाह्य मोटिवेशन होता है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, शोर, गर्मी या ठंडक की शारीरिक परेशानी के अंतर्गत आती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा। मतलब जो शोर होती है, गर्मी या ठंडक होती है वह बाह्य पर्यावरण के संदर्भ में होती है। हमें जब ठंड लगती है तो इसका मतलब होता है कि वह पर्यावरण बाधा है। अगला क्वेश्चन हमारा, आवाज़ की पिच का उठना और गिरना कहलाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंटोनेशन। मतलब जब हमारी वॉइस या आवाज़ उठती है मतलब ऊंची होती है या नीची होती है तो उसे हम कहते हैं इंटोनेशन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंटोनेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इथिक्स, नैतिकता। मतलब जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस में जो सही और गलत करने के अध्ययन को हम एथिक्स या नैतिकता कहते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिका निभाने में क्या कमी है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट प्रोवाइड रियल सिचुएशन, वास्तविक स्थिति प्रदान नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, समाधान लागू करें। मतलब ये इस क्वेश्चन का है कि जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम आने के बाद हम इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं। प्रॉब्लम या समस्या आने पर जो है हमें आगे की समाधान को लागू करना चाहिए, मतलब कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा कारक लोगों को प्रेरित करने में मदद करता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, घबराहट की कमी, लैक ऑफ नर्वसनेस। अगला क्वेश्चन है हमारा, पब्लिक स्पीकिंग का 3P कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। मतलब जो ये 3P है, हमें बताना है कि 3P की फुल फॉर्म क्या होती है। यानी कि ये 3P होते हैं, इनका क्या मतलब होता है। इनका पहले P का मतलब होता है प्रिपेयर, दूसरे P का मतलब होता है प्रैक्टिस, तीसरे P का मतलब होता है परफॉर्म। इसलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, परफॉर्म। हमारा अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार के लिए क्या करें कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेम अप्रोच, क्लेम दृष्टिकोण। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार शिष्टाचार में कौन सा एक नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने की अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बोलने में बाधक है। विच वन इज़ ए बैरियर टू स्पीकिंग। कौन सा बोलने में बाधक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नर्वसनेस, घबराहट। मतलब हम कभी जो है बोल नहीं पाते हैं दूसरों के सामने। इसका मतलब होता है कि हम जो है घबराहट में हैं या हमारे अंदर नर्वसनेस पैदा हुई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, साक्षात्कार में क्या करना है, शिष्टाचार कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी कॉन्फिडेंट, आश्वस्त रहें। मतलब जहाँ हम साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें वहाँ पर क्या होना चाहिए। हमें जो है इंटरव्यू के समय जो है कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मतलब हमें अपना आप पर कॉन्फिडेंट या आश्वस्त रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा संचार अच्छा है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैसेज ए क्लियर एंड डायरेक्ट, संदेश स्पष्ट और सीधा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कीप ईमेल शॉर्ट, ईमेल को छोटा रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसे एक अच्छा संचार माना जाता है। विच वन इज़ कंसिडर्ड टू बी ए गुड कम्युनिकेशन। किसे एक अच्छा संचार माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेषक रिसीवर के प्रति सकारात्मक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे खराब संचार माना जाता है। विच वन इज़ ए कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। किसे खराब संचार माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैसेज इज एम्बिशियस, संदेश अस्पष्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मौखिक संचार का लाभ नहीं है।
इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, यह रिकॉर्ड के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन ट्रिपल ए शून्य का हिस्सा नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब होता है हमारा चिंता। मतलब जो हमारा ट्रिपल ए होता है, ट्रिपल ए में जो है हमारी एंजाइटी नहीं आती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक लेख नहीं है? विच वन इज़ नॉट एन आर्टिकल? का सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इन जो है एक प्रकार का आर्टिकल नहीं है, यह एक प्रकार की प्रीपोजिशन होती है। ए, एन और द यह एक प्रकार के आर्टिकल या लेख हैं। अगला क्वेश्चन है, पब्लिक स्पीकिंग के 3P में कौन सा तत्व नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोसेज। मतलब जो हमारी पब्लिक स्पीकिंग होती है, पब्लिक स्पीकिंग में जो है 3P में जो है पोसेज नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा एक अनिवार्य गुण नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनैतिक कार्य, अनएथिकल वर्क। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान। सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, समस्या समाधान रवैया। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मेल। मतलब जो हमारा आधुनिक संचार होता है, मॉडर्न कम्युनिकेशन में जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता है कहलाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति है, वह अपने व्यवसाय से जुड़ा हुआ है या अपने उद्योग से जुड़ा हुआ है, तो वह क्या कहलाएगा? अगर कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय या उद्योग से जुड़ा हुआ है तो वह एंटरप्रेन्योर या उद्यमी कहलाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में बड़े पैमाने के व्यवसाय के लिए की आवश्यकता होती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अधिक संख्या में व्यक्ति, मोर नंबर ऑफ पर्सन। मतलब जो हमारे बड़े पैमाने पर व्यवसाय होता है उसमें हमें जो है अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है छोटे पैमाने के व्यवसाय की तुलना में। हमारा अगर बड़ा उद्योग है तो उसमें जो हमें अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अगर जो हमारा छोटा व्यवसाय होता है उसमें हमें कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। अधिक बड़े उद्योग के लिए हमें अधिक संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता को के रूप में भी जाना जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्स एज। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। मतलब जो हमारी उद्यमिता होती है, उद्यमिता जैसे कि हमारा कोई खुद का रोज़गार है और हम उसके जो है एंटरप्रेन्योरशिप हैं, तो वह हमारा जो कहलाता है स्वरोजगार कहलाता है। मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्यम निर्माण उद्योगों के लिए संयंत्र और मशीनरी में निवेश के बीच है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 से 10 करोड़। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का है कि जो हमारा मीडियम मैन्युफैक्चरिंग होती है, मध्यम उद्योग होता है, उसमें जो हमें संयंत्र और मशीन लगानी है तो उसमें कितना खर्च आएगा? तो उसमें खर्च आएगा हमारा 5 से 10 करोड़ रुपए। मध्यम निर्माण यानी कि मध्यम उद्योग को लगाने के लिए हमें 5 से 10 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन हमारा,
SWOT शॉर्ट विशेषण में S का अर्थ है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। मतलब जो हमारा SWOT होता है, इसमें जो हमारा S होता है, S का मतलब होता है इसमें स्ट्रेंथ, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय में सुधार। हमारा अगला क्वेश्चन है, SWOT शॉर्ट विश्लेषण में कौन सी जोड़ी सहायक है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, ताकत और अवसर। मतलब जो हमारा SWOT होता है, इसमें जो सहायक जोड़ी होती है उसका मतलब होता है स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़, ताकत और अवसर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन के भुगतान, किराए, बिजली आदि में निवेश किया गया पैसा के अंतर्गत आता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। मतलब जो हमारा उद्योग होता है, उद्योग में जो है हम कच्चे माल की खरीद करते हैं, मजदूरी में पैसा देते हैं या भुगतान करते हैं और किराए में जो पैसा लगता है वह हमारी कार्यशील पूंजी कहलाती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, MSME स्टैंड फॉर MSME का क्या मतलब होता है। हमें बताना है कि MSME की फुल फॉर्म क्या होती है। MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME जो है एक प्रकार का छोटा उद्योग होता है। MSME जो है एक प्रकार का केंद्रीय विभाग भी होता है। केंद्रीय विभाग में जो है MSME विभाग भी होता है जो छोटे उद्योगों को प्रमोट करने का काम करता है। MSME की फुल फॉर्म होती है हमारी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, सशुल्क विचारों, वस्तुओं और सेवाओं को कहा जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन। मतलब जो हमारा सशुल्क विचार या वस्तुओं या सेवाओं को हम विज्ञापन या एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों को के रूप में जाना जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइज, बी निर्माण उद्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है, GDP का विस्तार है। द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज़। हमें इस क्वेश्चन में GDP की फुल फॉर्म बतानी है। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, GDP का विस्तार मतलब द एक्सपेंशन ऑफ GDP इज़। हमें इस क्वेश्चन में GDP की फुल फॉर्म बतानी है। GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है सीडो का विस्तार है। द एक्सपेंशन ऑफ सीडो इज़। हमें इस क्वेश्चन में सीडो की फुल फॉर्म बतानी है कि सीडो की क्या फुल फॉर्म होती है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, विदेशी बाज़ारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी जॉइंट
वेंचर संयुक्त उद्यम। हमारा अगला क्वेश्चन है, विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्लांट एंड मशीनरी, संयंत्र और मशीनरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से विपणक ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैन्युफैक्चर, रिटेलर, कस्टमर, निर्माता, खुदरा विक्रेता, ग्राहक। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक वेब आधारित लेखा है आधुनिक व्यवसाय के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर या व्यस्त या टैली या बिंग्स? हमें बताना है कि कौन सा एक वेब आधारित लेखा है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिंग्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम का उपयोग करने के दौरान ग्राहक द्वारा दर्ज करके प्रमाणीकरण प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पिन। हम जो है एटीएम को यूज करते समय या हम एटीएम से पैसे निकालते समय हमें जो है वेरीफाई करना पड़ता है। जो हम एटीएम में वेरीफाई नंबर डालते हैं वह हमारा पिन कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एटीएम का उपयोग करते समय हमें सबसे पहले पिन को डालना होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तार है, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज़। हमें इस क्वेश्चन में एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हमारा अगला क्वेश्चन है, कम उत्पादकता के कारण, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी। यानी कि जो हमारी कम प्रोडक्टिविटी होगी यानी कम उत्पादन होगा तो हमारी जो जीडीपी होगी उसमें जो है कमी आ जाएगी। मतलब हमारी जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में कमी होगी, कम उत्पादकता के कारण हो जाएगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादन को के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट बटे इनपुट। मतलब जो हमारा उत्पादन या प्रोडक्शन होता है उसका जो अनुपात होता है वह होता है आउटपुट बटे इनपुट। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट बटे इनपुट। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता को के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट बटे इनपुट। सेम पिछले जैसे ही क्वेश्चन है ये भी। इसका भी जो उत्पादकता होगी, उत्पादकता में जो अनुपात होगा प्रोडक्टिविटी का वो होती है हमारी आउटपुट बटे इनपुट। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउटपुट बटे इनपुट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एटीएम का विस्तार है, द एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज़। हमें इसमें फिर से एटीएम की फुल फॉर्म बतानी है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एटीएम की फुल फॉर्म बताई है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा नहीं बताता हूँ। आपको इसमें एटीएम की फुल फॉर्म कमेंट करके बतानी है कि क्या होती है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यवसाय द्वारा अपने ग्राहक की पहचान सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, केवाईसी। यानी कि जो हमारी केवाईसी होती है व्यवसाय या उद्योग में ग्राहक की पहचान के लिए हम केवाईसी का उपयोग करते हैं। जैसे बैंक में भी हम वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी का उपयोग करते हैं। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। आपसे केवाईसी की भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वचालन का क्या लाभ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिड्यूस्ड ऑपरेशन टाइम, कम ऑपरेशन समय। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं हैं, तो बेरोजगारी दर क्या होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 20%। मतलब इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। 125 लोग हैं, टोटल 125 लोग हैं, उसमें से 100 लोग जो है कार्यरत है यानी रोज़गार है, 25 मिलियन रोज़गार नहीं है, तो हमें ऊपर 25 रख लेना है, तो हमें बेरोज़गारी दर निकल जाएगी 25 पंजे 125, 5 से 100 काट देंगे 20 बार, यानी कि इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 20%। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। आपको जो है इसमें टोटल नंबर रख लेने हैं। टोटल लोग हैं इसमें 125, 100 मिलियन तो लोग इसमें कार्यरत हैं, लेकिन 25 नहीं है। 100 में से 25 में 100 तो कार्यरत हैं और 25 नहीं है, तो 25 ऊपर निकाल देंगे, रख देंगे हम, इंटू 100 कर देंगे। बेरोजगारी दर निकालनी है ना हमें, तो बेरोजगारी कितने हैं 25, 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा 20%, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन जो है पिछली बार आया हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा बाज़ार वास्तविक मजदूरी और बेरोजगार निर्धारित करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लेबर मार्केट, श्रम बाज़ार। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूरे देश या क्षेत्र के आर्थिक प्रदर्शन को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी, यानी कि पूरे देश, यानी कि हमारा जो भारत है, भारत में अगर हम यानी भारत की जो हमें अगर पूरी आर्थिक स्थिति निकालनी है कि हमारी जो आर्थिक स्थिति कैसी है, तो पूरे भारत या क्षेत्र में जो हम जीडीपी का उपयोग करते हैं। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी जीडीपी। जीडीपी की फुल फॉर्म होती है हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर हमें पूरे देश में आर्थिक स्थिति निकालनी है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, तो हमें उस देश की जीडीपी का पता होना चाहिए। जिस देश की जीडीपी सबसे अच्छी होगी वह देश उतना ही अच्छा और मालदार यानी कि अमीर देश होगा। अगर किसी देश की जीडीपी कम होगी तो वह देश उतना ही ज़्यादा गरीब होगा। किसी भी देश की हम आर्थिक स्थिति को निकालने के लिए उस देश की जीडीपी का उपयोग करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध जोखिम की श्रेणी नहीं है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, टेक्नोलॉजी रिस्क, प्रौद्योगिकी जोखिम, यानी कि हमारा जो शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता वो है हमारा प्रौद्योगिकी जोखिम या टेक्नोलॉजी जोखिम। टेक्नोलॉजी जोखिम जो है हमारा शुद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी मापदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। मतलब जो हमारा केवाईसी मापदंड होता है, जो हमारी बैंकों में केवाईसी की जाती है, उद्योग में केवाईसी होती है, उसके मापदंड को पूरा करने के लिए हम आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट का उपयोग नहीं करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था तीव्र राजस्व वृद्धि की अवधि है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ग्रोथ स्टेज। जो हमारी ग्रोथ स्टेज होती है वह तीव्र राजस्व की वृद्धि की अवधि कहलाती है।
हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चिकित्सा का ABC के लिए है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड में ABC होती है, इस ABC का मतलब होता है ए से हो जाएगा एयर वे, बी से हो जाएगा ब्रीदिंग और सी से हो जाएगा सर्कुलेशन। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी। प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड में ABC का मतलब होता है हमारा एयर वे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है किस डेसिबल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 80 से ऊपर। अगर ध्वनि जो है 80 डेसिबल से ऊपर होती है तो यह ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है। 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि जो है मानव के लिए खतरनाक होती है। यानी कि यह 80 डेसिबल की ध्वनि मानव को यानी कि व्यक्ति को बहरा भी कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है भूकंप को नामक उपकरण से मापा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का उपयोग जो हम भूकंप या अर्थक्वेक को मापने में करते हैं। अगर हमें भूकंप या अर्थक्वेक को मापना है तो हमें जो है सिस्मोग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। हमारा अगला क्वेश्चन है सिर की सुरक्षा के माध्यम से की जाती है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, हेलमेट। आपको पता है कि हम हेलमेट का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि हमारे सिर की सुरक्षा हो सके। हेड के प्रोटेक्शन या सिर की सुरक्षा के लिए पुलिस वाले भी हेलमेट पहनने के लिए कहते हैं। इसलिए आपको जब भी आप गाड़ी चलाए तो आपको हेलमेट पहनना आवश्यक है। हमारा अगला क्वेश्चन है अग्निशामक पद्धति में भुखमरी है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एलिमिनेशन ऑफ फ्यूल। ईंधन का उन्मूलन यानी कि ईंधन का उन्मूलन करके जो हम अग्निशामक का उपयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम आग को बुझा सकते हैं ईंधन का उन्मूलन करके। हमारा अगला क्वेश्चन है नौकरी पर चोटों और बीमारी पर पैसा, समय और प्रयास खर्च होता है। इन नुकसानों को प्रबंधित करने का सबसे व्यवहारिक तरीका क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी सुरक्षा और हानि नियंत्रण कार्यक्रम। हमारा अगला क्वेश्चन है ओजोन परत से बनी है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 3 ऑक्सीजन एटम्स, 3 ऑक्सीजन परमाणु से। जो ओजोन होती है, ओजोन परत जो है वह ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनी होती है। आप देख सकते हो कि जो ओजोन का फॉर्मूला होता है वह O3 होता है। O का मतलब होता है ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं। अगर जहाँ भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं वह हमारी ओजोन परत कहलाएगी। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर जो है ओजोन परत का निर्माण करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बेकार सामग्री का नए उपयोगी उत्पादों में पुनः संसाधन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनः चक्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है बेकार सामग्री का नए उपयोगी उत्पादों में पुनः संसाधन कहलाता है। पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनः चक्रण। हमारा अगला क्वेश्चन है सजीवों का उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। मतलब जो लिविंग होते हैं, लिविंग थिंग्स होती है, उनका अपने इन्वायरमेंट या पर्यावरण से संबंध कहलाता है हमारा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्यावरण को बचाने के लिए 3R है। हमें बताना है कि ये जो 3R होता है यानी कि 3 बार R होता है, RRR, इसका क्या मतलब होता है। पहले R का मतलब होता है हमारा रिड्यूस,
दूसरे आर का मतलब होता है रिसाइकल, तीसरे आर का मतलब होता है हमारा रीयूज़। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रीड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। पर्यावरण से संबंधित 3R का मतलब होता है रीयूज़ यानी कि रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज़। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है कंपन और विकिरण के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिजिकल हजार्ड या शारीरिक खतरे। जो कंपन विकिरण होता है मतलब वाइब्रेशन या रेडिएशन, वाइब्रेशन या रेडिएशन जो है शारीरिक खतरे के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव प्रेरित खतरा कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। जो लैंडस्लाइड या भूस्खलन होता है वह मानव के लिए एक खतरा होता है। यह एक प्रकार का ह्यूमन हजार्ड होता है, लैंडस्लाइड या भूस्खलन। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा एक गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, कोयला। जो कोयला होता है वह गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन है। गैर नवीनीकरण या नॉन रिन्यूएबल सोर्स वह होते हैं जो एक बार ख़त्म होने पर दोबारा हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। कोयला अगर एक बार ख़त्म हो जाता है तो हम इसे दोबारा यूज़ या प्राप्त नहीं कर सकते। वे हमारे गैर नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन कहलाते हैं। एक होते हैं हमारे नवीनीकरण या रिन्यूएबल सोर्स। नवीनीकरण स्रोत वे होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारी सौर ऊर्जा हो गई। सौर ऊर्जा एक हमारी नवीनीकरण या रिन्यूएबल सोर्स है। गैर नवीनीकरण संसाधन हमारा कोयला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है काम के लिए कौन सी असुरक्षित स्थिति है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑयली फ्लोर। अगर हमारा ऑयली फ्लोर होगा मतलब जो अगर हम जहाँ पर हैं यानी कि वह परत ऑयली है या उस पर तेल गिरा हुआ है तो हम उस पर जो है फिसल जाएंगे। इसलिए यह एक प्रकार की असुरक्षित स्थिति होती है, ऑयली फ्लोर। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 भी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 होती है यह एक प्रकार की ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैस होती है। अगर हमारी वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में तो जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जाती है, मतलब जो है गर्मी भी बढ़ती जाएगी। अगर CO2 की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब गर्मी बढ़ जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक एर्गोनोमिक खतरा नहीं है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, भावनात्मक गड़बड़ी। जो भावनात्मक गड़बड़ी होती है वह एक प्रकार की एर्गोनोमिक खतरा नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन 3R का भाग नहीं है। मैंने पिछले क्वेश्चन में 3R का फुल फॉर्म बताई थी। जो 3R होता है 3 बार R, इसका अर्थ होता है पहले का रिड्यूस, रिसाइकल या रीयूज़। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रीजनरेट। रीजनरेट जो है RRR का संबंध नहीं होता, मतलब जो रीजनरेट होता है वह RRR में नहीं आता है। RRR का मतलब होता है हमारा रिड्यूस, रिसाइकल या रीयूज़। हमारा अगला क्वेश्चन है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने में कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए यदि श्रमिक से अधिक है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 250। अगर किसी फैक्ट्री या कारखाने में 250 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं तो वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। यह बोलते हैं हमारा कारखाना अधिनियम 1948। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत अगर किसी फैक्ट्री या कारखाने में 250 से अधिक लोग कार्य करते हैं
तो वहाँ पर कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसलिए इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी 250। हमारा अगला क्वेश्चन है, फैक्ट्री एक्ट के तहत महिलाओं के काम करने के समय पर प्रतिबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जो फीमेल या महिलाएं होती हैं, अगर वह किसी फैक्ट्री में काम करती हैं तो उनके काम करने का समय किस टाइम से किस टाइम तक होता है। जो महिलाओं का किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करने का समय होता है वह होता है सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक। मतलब जो महिलाएं होती हैं वह सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक काम कर सकती हैं फैक्ट्री या किसी कारखाने में। आप उन्हें 6 बजे से पहले या 7 बजे के बाद तक उन्हें आप अपनी फैक्ट्री या कारखाने में नहीं काम करा सकते। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का है कि जो कारखाना अधिनियम होता है, अगर कोई श्रमिक है या कोई व्यक्ति है किसी कारखाने या फैक्ट्री में काम करता है तो वह सप्ताह में कितने घंटे काम कर सकता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे। वह एक सप्ताह में केवल 48 घंटे काम ही कर सकता है। आप उससे 48 घंटे से अधिक काम नहीं करा सकते एक सप्ताह मतलब 7 दिन तक। 7 दिनों में वह केवल 48 घंटे ही काम कर सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ILO का विस्तार क्या है। व्हाट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ ILO। आपको पता है कि ये जो ILO होता है यह एक प्रकार का इंटरनेशनल संगठन है। ILO की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जो ILO होता है, ILO की फुल फॉर्म होती है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ILO की जो स्थापना होती है 1909 में होती है। मतलब जो है ILO की स्थापना जो है 1909 में की जाती है। ILO का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, EPF अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12%। मतलब जो हमारा EPF होता है मतलब एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, उसका जो मूल वेतन होता है उसका कितने % काटा जाता है EPF। तो जो EPF काटा जाता है वह 12% काटा जाता है किसी व्यक्ति का EPF अगर वह किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करता है तो। हमारा अगला क्वेश्चन है, भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में कौन सी राशि शामिल है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता। यानी कि जो हमारा महंगाई भत्ता होता है वह भुगतान मजदूरी अधिनियम के अनुसार मजदूरी राशि में शामिल होता है हमारा महंगाई भत्ता। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, सैलरी वेतन। मतलब जो हमारा व्यावसायिक स्वास्थ्य या सुरक्षा से संबंधित होता है वह हमारी सैलरी के अंतर्गत नहीं आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषक है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है यह एक प्रकार की वायु प्रदूषक मतलब एयर पोल्यूटेंट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO होती है एक प्रकार की वायु प्रदूषक मतलब एयर पोल्यूटेंट होती है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अधिनियम की कौन सी योजना श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा आवश्यकताओं को प्रदान करती है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। मतलब जो व्यक्ति या श्रमिक होते हैं, किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम करते हैं, उनका जो स्वास्थ्य बीमा होता है वो हमारा होता है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिशबोन चार्ट को के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोज एंड इफेक्ट डायग्राम, कारण और प्रभाव आरेख। जो हमारा कारण और प्रभाव आरेख होता है वह एक प्रकार का हमारा फिशबोन चार्ट होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कारण और प्रभाव आरेख। हमारा अगला क्वेश्चन है, PDCA चक्र में P का अर्थ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लान। इस जो क्वेश्चन में दे रखा है PDCA, PDCA में P का अर्थ होता है हमारा प्लान, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लान। हमारा अगला क्वेश्चन है, QMS का विस्तार क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो हमारा QMS होता है, QMS की फुल फॉर्म होती है हमारी, Q से हो जाएगा हमारा क्वालिटी, M से हो जाएगा मैनेजमेंट और S से हो जाएगा सिस्टम, इसलिए QMS की फुल फॉर्म हो जाएगी हमारी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, PDCA का अर्थ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लान डू चेक एक्ट। ये जो PDCA होता है, PDCA की फुल फॉर्म होती है हमारी, P से हो जाएगा हमारा प्लान, D से हो जाएगा डू, C से हो जाएगा चेक, A से हो जाएगा एक्ट, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्लान डू चेक एक्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय गुणवत्ता वाले उपकरणों की कुल संख्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7। जो हमारे लोकप्रिय गुणवत्ता वाले उपकरण होते हैं उनकी संख्या 7 होती है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, शेरी का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टिंग आउट। जो शेरी होता है, SERI शेरी, शेरी का मतलब होता है हमारा शॉर्टिंग आउट, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शॉर्टिंग आउट। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता उपकरणों में हिस्टोग्राम का क्या कार्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वितरण के आकार को इंगित करता है। मतलब जो हिस्टोग्राम होता है यह हमारा वितरण के आकार को इंगित करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परी। मतलब जो हमारा ISO 9001 होता है, इसका मतलब होता है कि सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट। जो हमारा ISO होता है यह किसी वस्तु या चीज़ की गुणवत्ता को दर्शाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपशिष्ट शब्द के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूडा। मतलब MUDA। जो ये मूडा शब्द होता है यह एक प्रकार का अपशिष्ट मतलब बेस्ट वर्ड होता है, यानी कि अपशिष्ट शब्द होता है हमारा मूडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, Q बराबर P/Q। मतलब Q बराबर हो जाएगा P/Q, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए,
गुणवत्ता या क्वांटिटी को मतलब क्वालिटी को जो मापता है उसका सूत्र होता है Q बराबर P/Q। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वालिटी सर्कल में कौन सा एक बेसिक टूल नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क रिंच। जो टॉर्क रिंच होता है वह क्वालिटी सर्कल में एक बेसिक टूल नहीं होता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टॉर्क रिंच। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा प्रमाणित ISO मानक नहीं है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ISO 9010। ये जो ISO 9010 है यह एक प्रकार का प्रमाणित ISO मानक नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा गुण एक गुण की विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्वालिटी ऑफ नॉन कॉन्फॉर्मेंस मतलब गैर अनुरूपता की गुणवत्ता, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है गुणवत्ता गुरु डॉक्टर JM जुरान ने गुणवत्ता का कौन सा कथन कहा था। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्वालिटी इज फिटनेस फॉर यूज़। गुणवत्ता उपयोग के लिए फिटनेस है। मतलब जो हमारे गुणवत्ता गुरु हैं डॉक्टर JM जुरान, उन्होंने रिज्यूम होना चाहिए, ए रिज्यूम शुड बी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, शॉर्ट एंड प्रेसाइज, संक्षिप्त और सटीक। जो रिज्यूम होता है वह हमेशा शॉर्ट और प्रेसाइज मतलब संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। जो रिज्यूम होता है रिज्यूम को हम CV भी कहते हैं। CV की फुल फॉर्म होती है कैरिकुलम बीटे। जो रिज्यूम होता है वह रंगीन और फैंसी नहीं होना चाहिए, ना ही लंबी और विस्तृत जानकारी वाला होना चाहिए और ना ही संक्षिप्त और संक्षिप्त नाम वाला होना चाहिए। रिज्यूम जो है हमेशा शॉर्ट एंड प्रेसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण। जब आपको कहीं नौकरी मिल जाती है तो आपकी जो किए जाने वाले कर्तव्य या जिम्मेदारियों का लिखित विवरण होता है वह आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन या नौकरी विवरण कहलाता है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण। अगला क्वेश्चन है हमारा नौकरी में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के लिखित विवरण को कहा जाता है। सेम पिछले वाले जैसा क्वेश्चन ही है तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब डिस्क्रिप्शन, नौकरी विवरण। हमारा अगला क्वेश्चन है इंटरव्यू कॉल मिलने के बाद अगला कदम क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपीयर एट इंटरव्यू, साक्षात्कार में उपस्थित हो। अगर आपके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको इंटरव्यू देने जाना है, मतलब आपको जो है साक्षात्कार में उपस्थित होना है। हमारा अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। इंग्लिश में सेंटेंस हमारा एनिमल डू यू लाइक। हमें बताना है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच। यहाँ पर जो आ जाएगा इंग्लिश में वह विच आ जाएगा, विच। विच एनिमल डू यू लाइक, आपको कौन सा जानवर पसंद है। इसलिए इसका सही आंसर था हमारा ऑप्शन नंबर ए, विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। इसलिए इंग्लिश में हो जाएगा ये विच एनिमल डू यू लाइक। आपको इसी तरह से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में देखने मिलेंगे। यानी कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो होंगे आपके इंग्लिश टू इंग्लिश में पूछे जाएंगे। जो मेरा पेपर हुआ था ITI का एम्प्लॉयबिलिटी का 2022 में,
उसमें भी 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश टू इंग्लिश पूछे गए थे। इसलिए आपको जो है क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ना है और आपको जो है इन क्वेश्चनों में थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना है। इसलिए आपको हर क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रोहन शब्द के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है हमें, रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हमें बताना है कि रोहन शब्द के बाद कौन सा विराम चिन्ह आएगा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोमा या अल्प विराम। ये जो रोहन शब्द दे रखा है, रोहन के बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा कोमा, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, कोमा या अल्प विराम। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनें। इंग्लिश में है, हाउ हैव यू बीन। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरी वेल एंड यू, बहुत अच्छा और आप। ये जो इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है, इसका मतलब हो जाएगा वेरी वेल एंड यू, बहुत अच्छा और आप। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्न का सही उत्तर चुनें। दुर्घटना कब हुई। इंग्लिश में दे रखा है, व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। दुर्घटना कब हुई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कल रात 10:30 बजे। जो दुर्घटना हुई है वह कल रात 10:30 बजे हुई है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया का सही काल चुनें। जब मैं बच्चा था तब मैं संगीत। इंग्लिश में है, म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड। यहाँ पर बताना है कि खालिस्तान में क्या आएगा। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, लर्नट, सीखा। इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पर लर्नट आ जाएगा, मतलब लर्नट म्यूज़िक व्हेन आई वाज चाइल्ड। जब मैं बच्चा था तब मैंने म्यूज़िक सीखा या संगीत सीखा। यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा हमारा सीखा, इंग्लिश में आ जाएगा हमारा लर्नट, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। मैंने कहा है कि आपको इसी तरह से 4 से 5 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, इसलिए आपको जो है हर क्वेश्चन जो है इंग्लिश में पढ़ना ज़रूरी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा जीवन सीबी को के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लिश में है, कैरिकुलम बीटे इज आल्सो नोन एज। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिज्यूम। जो हमारा कैरिकुलम बीटे होता है सीबी को जो है हम रिज्यूम भी कहते हैं। आपसे यही पूछा गया है कि सीबी को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है था हमारा ऑप्शन नंबर ए, रिज्यूम। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाठ्य चर्चा जीवन को के रूप में भी जाना जाता है। इंग्लिश में है, कैरिकुलम बीटे इज आल्सो नोन एज, मतलब सीबी को हम किस अन्य नाम से भी जानते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिज्यूम। सीबी को हम रिज्यूम भी कहते हैं या रिज्यूम को हम सीबी भी कहते हैं। सीबी की फुल फॉर्म होती है कैरिकुलम बीटे। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति तुलनात्मक विश्लेषण से करें। आपकी पेंसिल मेरी तुलना में है। हमें बताना है कि इस खाली स्थान में क्या आएगा। इंग्लिश में है, योर पेंसिल इज़ देन माइन। इसका सही आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शार्पर, तेज। इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा हमारा शार्पर। हिंदी में आ जाएगा हमारा यहाँ पर तेज। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस बन जाएगा योर पेंसिल इज शार्पर दैन माइन। हिंदी में हो जाएगा, आपकी पेंसिल मेरी तुलना में तेज है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, शार्पर, तेज। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान भरे। हम नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाते हैं। इंग्लिश में है, वी टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब हम नाश्ते के बाद चिड़ियाघर जाएंगे, यानी कि भविष्य काल है, फ्यूचर में जाएंगे ना हम चिड़ियाघर देखने।
फ्यूचर के लिए हम हमेशा विल का यूज़ करते हैं, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विल गो। इंग्लिश में आ जाएगा हमारे यहाँ पर विल गो। इंग्लिश में सेंटेंस हो जाएगा ये हमारा, वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, मतलब नाश्ता करने के बाद हम चिड़ियाघर जाएंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, विल गो। हमारा अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में सही शब्द भरे, वे अच्छे दोस्त हैं। इंग्लिश में है दे गुड फ्रेंड्स। जो ये खाली स्थान है इसमें आ जाएगा हमारा आर, तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा दे आर गुड फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, आर। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, आर। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरे, ट्रेन सुरंग के माध्यम से। इंग्लिश में है द ट्रेन थ्रू द टनल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज पासिंग, गुजर रही है। इंग्लिश में आ जाएगा यहाँ पर इज पासिंग, तो ये हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बन जाएगा द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, ट्रेन जो है सुरंग के माध्यम से गुजर रही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इज पासिंग, गुजर रही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित प्रश्नवाचक विशेषण के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इंग्लिश में दे रखा है ये आर यू गोइंग, हमें यहाँ पर बताना है कि ये यहाँ पर क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेयर, कहाँ पे। तो हमारा ये इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा वेयर, वेयर। तो हमारा इंग्लिश में ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। हिंदी में हो जाएगा हमारा यहाँ पर कहाँ पे, कहाँ पे आप जा रहे हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, वेयर, कहाँ पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित सर्वनाम के साथ रिक्त स्थान भरे, मैंने यह केक बनाया। इंग्लिश में हो जाएगा हमारा ये मेड दिस केक, हमें बताना है कि यहाँ पर खाली स्थान में क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ, मतलब इंग्लिश में आ जाएगा हमारा यहाँ पर माई सेल्फ। तो ये हमारा जो इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा वो होगा हमारा मेड दिस केक माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब होता है अपने लिए, अपने लिए। ये हिंदी में सेंटेंस हो जाएगा हमारा, मैंने यह केक अपने लिए बनाया। यहाँ पर आ जाएगा अपने लिए, इंग्लिश में आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, माई सेल्फ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उसने यह केक बनाया। इंग्लिश में है शी मेड दिस केक, हमें बताना है कि खाली स्थान में क्या आएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ, मतलब जो हमारा ये इंग्लिश में वर्ड है, सेंटेंस है, ये हो जाएगा हमारा शी मेड दिस केक हर सेल्फ। यहाँ आ जाएगा हमारा हर सेल्फ, यानी सी के साथ जो हमारा हर आता है, इसलिए ये हो जाएगा हमारा हर सेल्फ। शी मेड दिस केक हर सेल्फ, उसने यह केक अपने लिए बनाया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हर सेल्फ। मतलब आपको देखना है कि सी के साथ जो है हमेशा हर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उचित रिफ्लेक्टिव सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, उसने को चोट पहुंचाई। इंग्लिश में है सी हैज़ हर्ट, यहाँ पर सी आया है, सी के साथ हमेशा हर सेल्फ आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हर सेल्फ। यहाँ पर आ जाएगा हमारा हर सेल्फ, तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा इंग्लिश में, सी हैज़ हर्ट हर सेल्फ। हिंदी में आ जाएगा उसने अपने आप को चोट पहुंचाई। हर सेल्फ का मतलब होता है अपने आप को, अपने आप को। हिंदी में आ जाएगा उसने
अपने आप को चोट पहुंचाई, इंग्लिश में हो जाएगा herself। शी हैज़ हर्ट herself। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। छोटी लड़की की आंखों ने उसकी शरारत का खुलासा किया, इंग्लिश में है ये द लिटिल गर्ल्स आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ट्विंकलिंग, यानी कि जो इंग्लिश में यहाँ पर आ जाएगा खाली स्थान में वो आएगा हमारा ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग तो हमारा ये इंग्लिश में कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिसचीफ, यानी कि हिंदी में हो जाएगा ये छोटी लड़की की टिमटिमाती हुई आंखों ने उसकी शरारत का खुलासा किया। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी ट्विंकलिंग, टिमटिमाते हुए। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त स्थान पूर्व सर्ग के साथ रिक्त स्थान की पूर्ति करें। मेरा घर तीसरी मंजिल है, यानी कि इंग्लिश में ये सेंटेंस है माई हाउस इज़ द थर्ड फ्लोर। यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ओन, मतलब यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा हमारा ओन। माई हाउस इज़ ऑन द थर्ड फ्लोर, मेरा जो घर है वह तीसरी मंजिल पर है। पर के लिए हमेशा ओन आता है, आपको याद रखना है कि पर के लिए हमेशा ओन आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ओन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही प्रश्न शब्द भरें। समारोह में बगता है, यहाँ पर भरना है हमें खाली स्थान, इंग्लिश में है इज़ द स्पीकर एट द फंक्शन। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इंग्लिश में हु का मतलब होता है कौन, हिंदी में आ जाएगा हमारा कौन। कौन समारोह में बगता है, इंग्लिश में हो जाएगा हमारा हु इज़ द स्पीकर एट फंक्शन, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हु कौन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड, निम्न स्तर की भाषा को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज। निम्न स्तर या लो लेवल की लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, उच्चारण को संदर्भित करता है। प्रोनाउंसिएशन रेफर्स टू, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन। जब हम बोलते हैं या बोलते समय हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के समय जो है हमारी ध्वनि का प्रोडक्शन यानी ध्वनि का उत्पादन होता है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का उत्पादन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पिछली बार आ चुका है, इसलिए यह एक प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसे याद रखना है। आपके जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ये जो निम्मी का क्वेश्चन बैंक है, यह हूबहू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को रट लेना है या याद कर लेना है, सेम यही क्वेश्चन रिपीट होंगे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित शब्दों के समूह को अर्थपूर्ण वाक्य में पुनर्व्यवस्थित करें। हमें इंग्लिश में ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसे हमें रीअरेंज करना है कि इसका क्या मतलब होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर वी शी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। जो हमारा ये इंग्लिश में सेंटेंस दे रखा है इसमें सबसे पहले आएगा हमारा सी के बाद आएगा हमारा वर्कड, वर्क के बाद आएगा हमारा एज के बाद आ जाएगा ए के बाद आएगा हमारा स्कूल और लास्ट में आ जाएगा हमारा टीचर। इस तरह से आपको इस शब्द को ये जो हमारा इधर उधर दे रखा है, काट के दे रखा है, इस शब्द को जोड़ कर हमारा जो नया सेंटेंस बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी बन जाएगा। सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर, वह एक स्कूल टीचर की तरह कार्य करती है। सबसे पहले इसमें सी आएगा, फिर वर्कड आएगा, फिर एज आएगा, फिर ए आएगा, फिर स्कूल आएगा और लास्ट में टीचर आ जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द कहलाते हैं। इसका सही है आंसर है ऑप्शन नंबर वी, इंटरजेक्शन, हस्तक्षेप। जो इंटरजेक्शन या हस्तक्षेप शब्द होते हैं वह अचानक और प्रबल भावना को व्यक्त करने वाले शब्द होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि जब आप अपने टीचर या प्रशिक्षक या उच्च अधिकारियों से मिलते हैं तो आपको क्या कहना चाहिए। आपको उन्हें शुरू में कहना चाहिए गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंसर शब्द में एक मुख्य अक्षर कौन सा है। मतलब ये जो हमारा आंसर शब्द दे रखा है इसमें बताना है कि हमें साइलेंट वर्ड कौन सा है। ये जो हमारा आंसर दे रखा है आंसर में बताना है कि हमें इसमें साइलेंट वर्ड कौन सा है, यानी कि हम इस आंसर को बोलते समय कौन सा शब्द नहीं बोलते हैं। ये जो डब्लू होता है यह एक साइलेंट वर्ड होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डब्लू। आंसर में जो है ये डब्लू शब्द जो है एक साइलेंट लेटर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार का क्या करें कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को सुनो। मतलब जो हमारा शिष्टाचार होता है उसमें जो हम जो है दूसरों को सुनो, मतलब जो हमारे शिष्टाचार बोलने चालने का जो व्यवहार में होता है ये होता है कि हमें अपने आप की भी दूसरों को कहना है और दूसरों की सुननी है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों को सुनो। हमारा अगला क्वेश्चन है, चर्चा शिष्टाचार का मत करो कौन सा है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करे। मतलब कि जब हम किसी से बोलते हैं या बातचीत करते समय जो हमारे शिष्टाचार होता है बोलने का उसमें होता है कि हमें अनावश्यक रूप से बहस नहीं करनी है। इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक बहस करे। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। विच वन इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमें बताना है कि कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क को क्या होता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर वी, सीपीयू। जो सीपीयू होता है यह कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन कहलाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10। ये जो 10 है यह एक प्रकार का कार्डिनल नंबर होता है। ये जो ऑप्शन नंबर बी और सी और डी में दे रखे हैं यह एक प्रकार के रोमन अंक या रोमन डिजिट होते हैं। जो हमारा कार्डिनल नंबर होता है वह 10 है, हो जाएगा इसमें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 3। ये जो ऑप्शन नंबर ए और बी और सी में दे रखे यह एक प्रकार के रोमन अंक या रोमन डिजिट हैं। ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं यह एक प्रकार के कार्डिनल नंबर होते हैं। आपको याद रखना है कि ये जो 1, 2, 3 नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो गिनती वाले नंबर होते हैं यह एक प्रकार के कार्डिनल नंबर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1। मैंने कहा है कि जो 1, 2, 3, 4, 5 होते हैं यानी कि गिनती वाले नंबर होते हैं यह एक प्रकार के कार्डिनल नंबर होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी।
हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक कार्डिनल नंबर है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एक। ये जो एक होता है यह एक प्रकार का कार्डिनल नंबर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा विस्मयादिबोधक वाक्य है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयबोधक वाक्य वह होते हैं जिन वाक्यों के लास्ट में इस तरह से टपकता हुआ आंसू वाला विराम चिन्ह लगा हुआ होता है। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कितना सुंदर घर है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो है विराम चिन्ह यह एक प्रकार का विस्मयबोधक लगा हुआ है यानी कि टपकता हुआ आंसू है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। बी में भी यह चिन्ह नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ना ही सी होगा, ना ही डी होगा। ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है ये इस तरह का साइन, इसलिए यह एक प्रकार का विस्मयबोधक वाक्य या सेंटेंस हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सक्रिय आवाज़ में है? विच वन इज़ इन एक्टिव वॉइस। हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एक्टिव वॉइस यानी सक्रिय आवाज़ में है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। राम ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह जो ऑप्शन नंबर ए है यह एक प्रकार की एक्टिव वॉइस है। आपने हाई स्कूल या 9th में पढ़े होंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपसे यही पूछा गया है कि इसमें से एक्टिव वॉइस कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राम ने परीक्षा उत्तीर्ण की, राम हैज़ पास्ड द एग्ज़ाम। हमारा अगला क्वेश्चन है, निष्क्रिय आवाज़ में कौन सा है? विच वन इज़ इन पैसिव वॉइस। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पैसिव वॉइस सेंटेंस है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। उनका जन्मदिन हमारे द्वारा मनाया गया है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यह एक प्रकार की पैसिव वॉइस या निष्क्रिय आवाज़ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक संयोजन नहीं है? विच वन इज़ नॉट ए कंजक्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओन। ये जो ओन है यह एक प्रकार का कंजक्शन या संयोजन नहीं है। ओन जो है एक प्रकार की प्रीपोजिशन होती है, इसलिए इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ओन। ओन जो है एक प्रकार का संयोजन या कंजंक्शन नहीं होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बोरियत विकसित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा स्वर नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एफ। ये जो एफ होता है यह एक प्रकार का वोवल या स्वर नहीं होता है। ये जो एफ है यह एक प्रकार का कॉन्सोनेंट होता है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। यह एफ जो है एक प्रकार का व्यंजन है। ये जो ए, ई और आई है यह एक प्रकार के स्वर होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन शुड ड्रेस फॉर्मली। औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए। मतलब जो हमारा कार्यालय या ऑफिस में जाने का शिष्टाचार होता है वहाँ पर होता है कि हमें ऑफिस में जो है औपचारिक रूप से कपड़े पहनकर जाने चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, जिस शब्द का उच्चारण दूसरे शब्द के समान ही होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे कहा जाता है। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, होमोफोन।